तो एक मछली पालने से आप डायरेक्ट 3 एक्टिविटीज को अटैक कर लेते हैं। मछली ऐसा व्यवसाय है जिसमें डायरेक्ट से ज्यादा इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है। फ्रॉम योर कुक, योर ड्राइवर, योर ब्रोकर, योर रिटेलर, फार्म पे नंबर ऑफ बंदे काम कर रहे हैं। जब आप 100 एकड़ पे चले गए, 200 एकड़ पे चले गए, कहीं तो आप बोलोगे ना कि लेट मी गेट इनटू द बेसिक्स ऑफ एवरीथिंग। सर मतलब इंटीग्रेशन इज वेरी गुड, इंटीग्रेशन पे जाना चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होगा, बट ऑन स्केल। जब मैं 1000 टन प्रोडक्शन करूंगा तब मैं बेचने नहीं, फिर मैं प्रोसेस की बात करूंगा। टारगेट क्या है? लाइक व्हाट इज योर ड्रीम कि इतने टन मछली मैं करूंगा तो मुझे मजा आ जाएगा? 2000 टन मछली। ऐसा व्यक्ति जो आपके पास आया हो, बोलोगे यार क्या मछली का धंधा कर रहे हो यार, ये तो तुम मर्डर कर रहे हो मछलियों का और तुम्हारे पर पाप चढ़ जाएगा नॉल। मैं बहुत सारे फार्म्स घूमता रहता हूँ, बहुत सारी ट्रेनिंग एक्सपोज करता रहता हूँ, इवन मैं किसानों को पढ़ाता भी हूँ एवरी वीकेंड अपने फार्म पे। लास्ट के 4 साल में मैंने 600 यूनिक बंदे पढ़ाए हैं, आउट ऑफ विच 350 सक्सेसफुल फार्मिंग कर रहे हैं। Yeah, why would you bet on Goliath? Bet David. Valuetainment, giving values contagious. This world of entrepreneurs, we get no value to haters. How they run, homie, look what I become. I'm the one. नमस्कार, मेरा नाम सुशील सिंह है और आप देख रहे हैं इकोलेस। इकोलेस में हमारे साथ रजनीश चौधरी जी हैं आज। रजनीश चौधरी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आपदा में अवसर देखा। इन्होंने देखा कि देश में जल स्तर हर जगह का नीचे जा रहा है। जिन्होंने डिसाइड किया क्यों ना तालाबों के जरिए एक एंटरप्रेन्योरशिप भी खड़ी की जाए। तो इन्होंने तालाबों को खुदवाया और उसमें फिश फार्मिंग करी। उससे क्या हुआ, जल स्तर भी ऊपर आया। फिश फार्मिंग से इनके फाइनेंशियल सिचुएशन ऑब्वियसली पहले से बहुत अच्छी थी। प्रोफेशन से इंजीनियर थे, एरिक्सन नाम की कंपनी, नाम सुना होगा आप लोगों, उसमें काम करते थे। उसको छोड़ के रजनीश भाई फिश के बिजनेस में आए हैं। जब मैं इनसे बात कर रहा फिश के बारे में तो मुझे ऐसा लगा कि यार इस बंदे को फिश के बिजनेस, एक्वा बिजनेस जो है ये इन एंड आउट पता है। कुछ नहीं ऐसा जो इस बंदे को ना पता। आप बताइएगा आपको कैसा लगा ये सुन के। इंटरव्यू पूरा देखिएगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा अगर आपके मन में कोई सवाल हो। इनका फोन नंबर फ्लैश हो रहा है, अगर किसी को मन करे तो उनको प्लीज कॉल कर लीजिएगा आप। सर, एक जो फिश फार्मिंग का बिजनेस है इसके बारे में एक बार डिटेल में बताइए। सर देखिए, जो फिश फार्मिंग है अभी क्या है कि हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारी योजनाएं चलाई, राइट। उसका कारण क्या था कि फार्मर्स की इनकम डबल हो। हम बड़ा सुनते रहते हैं न्यूज में कि ये एक सरकार आई है किसानों की इनकम डबल करेगी, लेकिन जब से ये 2014 से मोदी जी आए और 24 अब थर्ड उनका 3.0 वर्जन चल गया, तो जब से देश आजाद हुआ हमारा और 2014 तक इस इंडस्ट्री में केवल 3200 करोड़ का इन्फ्यूजन हुआ, और जब से 2014 से 2020 तक 3000 करोड़ लगे। 20 से 25 तक 20,000 करोड़ की योजनाएं आई। पैरेलली 7,500 करोड़ की फिशरी में इंफ्रा प्रोजेक्ट्स आ गए। इंफ्रा प्रोजेक्ट मतलब क्या? कि जो बड़े बड़े हार्बर्स बन रहे हैं। अभी हमारे पास क्या है, जो मैराइन फिश पकड़ते हैं, हमारे पास लिमिटेड इक्विपमेंट्स है, या बड़े बड़े जो सेलर होते हैं वो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस तक जा सकते हैं, लेकिन हमें हमारा जो नॉटिकल माइल्स हमारा एरिया है कंट्री का वो और आगे तक है, तो वहां पे जा नहीं पाते कैचिंग करने। 200 एग्जैक्टली। अभी हम बिलो 100 ही वापस आ जाते हैं। तो वो सब हमने प्रोक्यूरमेंट करे, क्योंकि जो मछली का प्रोडक्शन है नेट अभी एज ऑफ नाउ कंट्री का 22 मिलियन मैट्रिक टन रिक्वायरमेंट है, और जो हम कर रहे हैं अभी 16-16.5 मिलियन मैट्रिक टन कर रहे हैं। तो देयर इज ए ह्यूज टेंटेटिव, अभी 8 मिलियन मैट्रिक टन डेफिसिट है। जैसे दिल्ली में ही हम निकलते हैं बाहर तो टूना फिश के लिए बहुत नहीं मिलेगी आपको। वो मैराइन फिश है ना। हाँ, तो एक बात बता रहा हूँ, नहीं अवेलेबल है। exactly. या फिर जो पॉम्फ्रेट भी आपको महंगी मिलती है, इजीली अवेलेबल नहीं है। सिंपल डिमांड सप्लाई रूल है। जो 16 मिलियन मैट्रिक टन है उसमें 4 मिलियन मैट्रिक टन हम समुद्री मछली, मैराइन फिश, सी फिश बोलते हैं, और जो 12 मिलियन मैट्रिक टन है वो इनलैंड फिश फार्मिंग है, जो रिजर्वायर से, नदियों से, पोखर से या आरएएस से, बायोफ्लॉक से, केज से, जो हम कन्फाइंड एरिया में पालते हैं। तो मेजरली 2 टाइप की कैटेगरी में फिश है। एक कैप्चर मछली जिसको समुद्री है, सिंपल कह सकते हैं। एक कल्चर मछली जिसको पालते हैं। तो जो आपने ट्यूना का कहा वो मेरी कैप्चर मछली है, उसे हम पकड़ नहीं पाते, वो कम क्वांटिटी में, रिप्रोडक्शन कम हो रहा है,
तो सरकार ने ये योजना लाई क्योंकि सबसे चीप प्रोटीन है मछली। जी जी बिल्कुल, राइट, और इजीली डिजेस्टेबल है। एग्जैक्टली, सारे डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। पैरेलली हमारी जो सरकार है वो चाहती है कि मछली से इनकम तो डबल होगी किसानों की, क्योंकि एलाइड एक्टिविटी है वो, चीप प्रोटीन मिलेगा, उस विसिनिटी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। और जब आप वाटर को इन्वॉल्व कर लेते हैं, जो हम अपने 7th 8th में पढ़ते थे, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और वाटर साइकिल, तो मछली पालने से वाटर साइकिल उस एरिया की दोबारा से रीइंटीग्रेट हो जाती है, वाटर में पर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है, तो वाटर रिचार्ज होने लगता है, वाटर का जो अपना लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। तो जहां जहां पे बड़े पोखर होंगे, हमेशा वहां नल में 5 फीट में पानी आ रहा होगा। राइट, जहां जहां पे, और ये हमने जब से देश आजाद हुआ, हमने सारे पोखर कैप्चर कर लिए, या तो डंपिंग यार्ड बना दिए, राइट, या हमने वहां पे पक्का कंस्ट्रक्शन कर लिया। तो वाटर डे बाय डे, नेचुरल स्वैम्प्स थे, वो सब बंद हो गए धीरे धीरे। जी। तो अगला वर्ल्ड वार पानी को लेके होना है। तो जो भी हाईटेक्स मछली पालने के हमारे जो कहेंगे टेक्नोलॉजी इन्वेजन है, वो इसीलिए आ रहे हैं कि भाई पानी को बचाओ, क्योंकि अगर पानी सस्टेनेबल नहीं रहा तो नेक्स्ट जनरेशन को दे के क्या जाओगे। सब बात करते हैं सस्टेनेबल, बट सस्टेनेबल का मतलब कंजर्वेशन से है डायरेक्ट। कोई चीज मैंने कंजर्व की तभी तो उसे कैरी फॉरवर्ड करूंगा। तो एक पॉन्ड जो मर रहा है उसको बचा के अगर उसमें फिश फार्मिंग की जाए तो वाटर तो रिचार्ज कर ही रहा है, प्लस आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, प्रोटीन भी पैदा कर रहा है उस एरिया के लिए। राइट, तो एक मछली पालने से आप डायरेक्ट 3 एक्टिविटीज को अटैक कर लेते हैं। पैरेलली जो एम्प्लॉयमेंट है, मछली ऐसा व्यवसाय है जिसमें डायरेक्ट से ज्यादा इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है। फ्रॉम योर कुक, योर ड्राइवर, योर ब्रोकर, योर रिटेलर, फार्म पे नंबर ऑफ बंदे काम कर रहे हैं। तो मछली एक ऐसा बिजनेस है कि डायरेक्ट तो आप, मैं फार्म खोला है तो 2 बंदे बहुत है फीडिंग कराने के लिए, लेकिन इनडायरेक्ट बंदे बहुत इन्वॉल्व है आपके साथ। ये सब कहते होते हैं फिश फार्मिंग, बट एज पर माई अंडरस्टैंडिंग दैट इज फिश इंडस्ट्री। इतने पैसे किसी फार्मिंग में कहीं नहीं देखे होंगे आपने, दैट इज द इंडस्ट्री। तो इसमें इंडस्ट्री की बात होनी चाहिए, फिश फार्मिंग की नहीं होनी चाहिए। तो आपने जब ये फिश फार्मिंग के बारे में सोचा, लाइक व्हाट मेड यू गेट इनटू दिस, कि क्या कारण था कि आपने से बहुत सारे, आप यहीं के दिल्ली एनसीआर के हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, पर आपने इसमें क्यों गए कि यार ये काम करता हूं मैं पहले तो मैं 14 साल जॉब में था, मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, तो मैंने मतलब मेरा इंटरेस्ट था एग्रीकल्चर में, नॉट स्पेसिफिक एक्वा। तो मैं एक्सप्लोर करता रहता था, ऑर्गेनिक फार्मिंग, हाइड्रोफोनिक्स, एक्वाफोनिक्स, पोल्ट्री, डेयरी, एक्वा, पर्ल फार्मिंग। तो मैंने अक्रॉस सारे वर्टिकल्स में जाने के बाद मेन एग्रीकल्चर स्ट्रीम और एग्रीकल्चर एलाइड। So you researched all of these? हाँ, एग्जैक्टली, प्रॉपरली रिसर्च एकदम फ्रॉम टॉप टू बॉटम A to Z, पूरी एंड टू एंड एनालिसिस किया। तो मैं एक्वा में इसलिए आया, एक तो डिमांड सप्लाई बहुत बड़ा गैप था। पूरी ग्लोब के सामने सबसे टफेस्ट जॉब है किसी चीज को सेल करना। राइट, प्रोडक्शन तो सब कर लेंगे, सर्विसेज सब स्टार्ट कर लेंगे, सेल कहां करे। तो सेल के लिए डायरेक्ट कोरिलेशन डिमांड सप्लाई। राइट, तो अभी पूरा ग्लोब की पॉपुलेशन 800 बिलियन है। राइट, 2/3 पे पानी है, 1/3 पे हम सब रहते हैं। राइट, पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। अब जो हम एग्रीकल्चर की इल्ड निकाल रहे हैं वो मैक्सिमम निकाल रहे हैं, चाहे कोई गन्ना कर रहा है, चाहे कोई वीट कर रहा है, चाहे कोई राइस कर रहा है। तो प्रोटीन कहां से मिलेगा। तो पूरे ग्लोब के सामने चैलेंज है, प्रोटीन के लिए उसे पानी में ही जाना पड़ेगा। तो ये डिमांड सप्लाई अगले 2-3 डिकेड नहीं, ये 5 से पूरी सेंचुरी तक रहने वाली है। तो डिमांड सप्लाई का मोटो मिल गया कि बेचने का कोई टेंशन नहीं है। आपका जो जैसे अभी जब आपके अभी जो आप फार्मिंग कर रहे हो अभी करंटली, तो क्या मतलब आपके पास लाइन लगी रहती है कि लोग आते हैं कि भाई हमें दो? हाँ, मैं चूज करता हूं, मेरे को एक ही ब्रोकर को देनी है। द ह्यूज डिमांड सप्लाई, दिल्ली में 1000 टन की लैंडिंग है पर डे। मैं तो एनुअली 300 टन बनाता हूं मात्र पर डे, 1000 टन अक्रॉस द ईयर इन दिल्ली ओनली। गाजीपुर वन ऑफ द बिगेस्ट मंडी। आप कह रहे हो साल भर में आप 300 टन फिश आउट ऑफ 100 एकड़, और आप कह रहे हो कि डिमांड उसकी है। हाँ, एग्जैक्टली 1000 टन की रोज की डिमांड, हर रोज लैंडिंग होती है। डिमांड नहीं, डिमांड ज्यादा की है, इतनी लैंडिंग है दिल्ली में। अच्छा, और आप कह रहे हो कि आप साल भर इतने बड़े बड़े पोखर मेहनत कर दो तब 300 टन निकाल रहे हो। एग्जैक्टली, तो ह्यूज डिमांड सप्लाई गैप। दूसरा सबसे क्या कैची था एक्वाकल्चर में, आप अपनी क्रॉप को होल्ड कर सकते हैं। होल्ड मींस आप घूम के आओ बद्रीनाथ, आप जाओ यूरोप घूमने, अभी दिवाली आ गई, अब नवरात्रे आ गए,
तो आप उस टाइम तो घूम रहे हैं या लोग बाग मीट नहीं खा रहे हैं, लेकिन बाकी क्रॉप आप करें तो आपको सेल ही करनी पड़ेगी। आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हो, मिल्किंग हर रोज ही करनी पड़ेगी। आप पोल्ट्री कर रहे हो तो अगर हैन ने एक साइज ले लिया तो सेल ही करना पड़ेगा, वरना प्रॉफिट नहीं होगा आपको। आपने अगर वीट की खेती करी है तो एक टाइम में हार्वेस्ट करना ही पड़ेगा। फिश फार्मिंग ऐसी है, पानी के अंदर मछली सेफ सिक्योर है, उस जब मछली जल की रानी है, जब आपकी मन है तब सेल करना। मछली पानी के अंदर केवल खाना खा रही है, खाना खा रही है तो वेट गेन कर रही है, और आप वेट ही बेचते हैं। कभी भी मछली ऐसा तो करते नहीं 2 मछली दे दो 4 मछली। अब हम हमेशा उसके रेफरेंस में बायोमास की बात करेंगे। और आपको तो उसको भी फर्क नहीं पड़ता कि खराब हो जाएगी, भाई आपने ब्रोकर को दिया, आपकी बात खत्म। एग्जैक्टली, प्रॉब्लम बाकी की। राइट। तो दूसरा सबसे अच्छा था कि आप अपनी क्रॉप होल्ड कर लो। तीसरा सबसे अच्छा था, लेबर सेंट्रिक नहीं है। अगर सारी लेबर भी भाग जाए तो ठीक है, 2 दिन दाना नहीं खाएगी मछली। आप एज्यूम करो आप पिग फार्मिंग कर रहे हैं और लेबर भाग जाए, क्या स्थिति होगी? डेयरी फार्मिंग किसी की अगर 200 कैटल्स का किसी का फार्म है, उसकी लेबर स्ट्राइक कर दे, बेशक कितना ही ऑटोमेशन हो उसके फार्म पे। एक्वाकल्चर का सबसे अच्छी बात ये थी, और 1 हफ्ते भी रह जाएगी तो फिश तो नहीं 22-23 दिन तक तो उसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसके बाद वो अपना वजन कम करना स्टार्ट कर देगी। उसको भी एनर्जी चाहिए ना जीने के लिए, तो बॉडी से वो एनर्जी कंज्यूम करना स्टार्ट कर देगी। तो ये 3-4 इतने कैची थे, तो दैट्स वाई मैं एक्वा में आया। तो 2018 में मैंने 12 एकड़ से स्टार्ट की, तो अभी मैं 6 साल हो गए। आप जो 12 एकड़ आपने 2018 में लिया, वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है या नहीं, मेरी अपनी प्रॉपर्टी है। आपकी अपनी थी? कहाँ पे है ये वाला? ये मेरा पैतृक गांव पतला है, डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद में। अच्छा, तो वहां से स्टार्ट की मैंने। अच्छा, तो वहां पे आपका 12 एकड़ की जमीन थी, आपने उसमें तालाब बना दिए। तो क्या कैसे तालाब बनाए? छोटे छोटे कई सारे बनाए, अलग अलग साइजेस के बनाए। अच्छा, तो फिश फार्मिंग में भी एक तो क्या होता है, नर्सरी, जहां पे हम छोटे 1 ग्राम के बच्चे को लाके 10 ग्राम्स का करेंगे, उसको नर्सरी मैनेजमेंट बोलते हैं, राइट। एक होती है हैचरी, जहां पे मेल फीमेल से ये प्रोड्यूस करते हैं। तो मैं हैचरी पार्ट में नहीं हूं, मैं नर्सरी मैनेजमेंट अपनी करता हूं, फिर कल्चर करता हूं, उनको बड़ा करता हूं, फिर वो मैं 10-20 ग्राम को 100 ग्राम तक लेके जाता हूँ, फिर 100 को 1000 ग्राम लेके जाता हूँ। तालाबों में शिफ्ट करना पड़ता है एज पर फिश साइज, एज पर पॉन्ड साइज। अच्छा, बट यू कैन नॉट पुट ऑल ऑफ देम इन वन, क्योंकि सब खा जाएंगे उसको। नहीं, वो तो आप सेम फैमिली की पालेंगे तो नहीं खाएंगे आपस में। अच्छा, जैसे रोहू है। हाँ, राइट। तो रोहू आपस में दूसरे को नहीं खाएगी, वो सेम फैमिली की है ना। कतला भी नहीं खाएगी? वो रोहू कतला सेम फैमिली की है। अच्छा, तो कौन सी है जो खाएंगी? जो हाईली कार्निवोरस मछली के साथ आप हर्बीवोरस मछली छोड़ दोगे। अच्छा। या ओमनीवोरस छोड़ दोगे। मछली भी देखो प्राकृतिक, एग्जैक्टली। हाँ, तो अब क्या है कि जो हाईली कार्निवोरस मछली है, कौन सी है? जैसे हाइब्रिड मांगूर है, हाँ, मरल है, जिनके साइड में बड़े बड़े होते हैं। हाँ, एग्जैक्टली, मैंने पकड़ी हुई है मांगूर। हाँ, राइट। तो मरल है, अगर वो मछली एक दूसरे को पहले तो तभी खाएगी जब वो भूखी रहेगी। अगर उसने आपने उसे प्रॉपर खाना दिया है तो नहीं खाएगी वो। अच्छा। भाई उसका पेट भरा हुआ तो क्यों खाएगी? लेकिन जो अगर उसको खाना नहीं मिला तो वो अपनी फैमिली की भी, अगर उसका साइज छोटा हुआ, उसको भी खा जाएगी। मांगूर वगैरह ऐसे करते हैं। एग्जैक्टली। तो हम कोशिश मैं तो यही करता हूँ। मांगूर नहीं पालता? नहीं, मांगूर नहीं पालता मैं। उसकी डिमांड भी बहुत अच्छी नहीं है। एग्जैक्टली। तो मैं वही मछली फोकस करता हूँ जो मैंगो पीपल खाते हैं, जो 100-150 रुपए किलो की मछली हो। मेरा कोई शौक नहीं है कि 800 रुपए किलो की मछली पाल लो। अच्छा, आम आदमी मैंगो पीपल। आम आदमी क्या मैंगो पीपल, राइट। क्योंकि भाई आपको देखो ना, जहाँ पे आपका मेजर सेगमेंट हो, अब जो जिसको रोहू कतला बता रहे हैं वो IMC फैमिली की है, इंडियन मेजर कार्प्स। तकरीबन 85% मार्केट शेयर उसी का है। वही मछली पालो आप। आप क्यों पाल रहे हो जो 400 किलो की 600 रुपए किलो, या रेनबो ट्राउट पालो 800 रुपए किलो? वो बड़ी नीश मार्केट है। तो अगर आपको वो मछली पालनी है, वो भी सक्सेसफुल है, वो ऐसा नहीं है, बट उसके लिए आप पहले बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर लो, पहले मार्केट डेवलप करो, देन यू कैन कल्चर इट। एक और सवाल है, 12 एकड़ वाले फार्म पे चलते हैं आपके। पहले कितने तालाब खोदे आपने वहां पे? 12 एकड़ पे मेरे पास 6 तालाब थे। 4 एकड़, 2 एकड़, 1 एकड़। 4 एकड़ एक बड़ा तालाब, फिर 2 एकड़ के तालाब और 1 एकड़ का। तो बताइए पूरा प्रोसेस की 1 एकड़ में क्या डालना है, फिर 2 एकड़ में क्या जाएगा और 4 एकड़ में क्या जाएगा? अब जब हम परचेज करते हैं सीड, वो लेट्स एग्जांपल 1 ग्राम का परचेज करते हैं आप, तो 1 एकड़ में आप उसको 1 ग्राम से 10 ग्राम कर लीजिए, राइट। वो आपका हार्डली एक से हो जाएगा आपका 2 महीने में, 60 से 70 दिन में हो जाएगा 10 ग्राम। फिर आप 10 ग्राम वाले को ले जाइए दूसरे साइज के पॉन्ड में, उसको 100 ग्राम तक लेके चले जाइए, वो आपका बड़े आराम से 4 से 5 महीने में हो जाएगा। हम रोहू कतला स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, राइट। तो आपके 6-7 महीने और 2 महीने, 9 महीने करीब हो गए, राइट। जब 100 ग्राम को आप 4 एकड़ में डालेंगे तो अगेन टेक्स 9 मंथ्स।
तो वो 1000 ग्राम का हो जाएगा। मार्केटेबल साइज 1 kg है, 1000 ग्राम। या ब्रॉड वे में ऐसा समझ सकते हैं 1 ग्राम से 100 ग्राम तक 1 साल, और 100 ग्राम से 1000 ग्राम तक 1 साल। तो लाइफ साइकिल इज 2 years, राइट। तो आपको अपनी साइकिल रोटेशन पे बनाने के लिए आपको दोनों कल्चर पैरेलली करने पड़ेंगे। बिल्कुल। जैसे आपका 100 ग्राम वाले 1000 ग्राम हुए, सेल हो गए, तो वो आपका वैकेंट हो गया, तो आपके पास पैरेलली 100 ग्राम्स के रेडी हो गए, तो आपने उधर शिफ्ट कर दिए। देन अगेन मार्केट से आपने छोटे प्रोक्योर कर लिए। सो you are into this cycle of doing it continuously, है ना? राइट। फिर मैंने 2019 में 40 एकड़ फार्मर से लीज पे ले ली। फिर 20 में मैंने यूपी। एक बात मुझे बताओ, गजब अचीवमेंट है यार। मतलब फार्मर्स 40 एकड़ मिला कैसे आपको? क्योंकि यहाँ फार्मर को देना ही नहीं जाता। नंबर ऑफ फार्मर्स कंबाइन करें। आई नो, हाँ। बट जब आप फार्मर के पास गए तो आपने उनको कन्विंस कैसे करा कि मुझे तुम्हारी जमीन दे दो, मुझे तालाब खोदना? देखिए, जो उसका किसी भी एरिया में, तो जो भी उसका मार्केट प्राइस चल रहा हो उसे थोड़ा एक्स्ट्रा ऑफर करो, उसी फार्मर को अपने फार्म पे लेबर। क्योंकि जो हमारे यहाँ पे, अगर हम यूपी की बात करें, मतलब पॉपुलेशन वाइज 5th कंट्री है वर्ल्ड की, राइट। यूपी में पर कैपिटल लैंड बड़ी कम है। अभी किसी भी गांव में 5-6 एकड़ का फार्मर नहीं मिलेगा आपको, वो 2 एकड़ 3 एकड़ पे रह गए हैं। अब फार्मर के पास बड़े इजी गोइंग हो गया है फार्मर भी, ठीक है। तो उस फार्मर को आप पहले ऑफर करो कि जो मार्केट प्राइस है उससे एक्स्ट्रा रेंट देंगे आप, क्योंकि आपके पास इतना इनफ मार्जिन है मछली में, तो आप अपना मेंटेन कर लेंगे, राइट। तो उसको एक रेंट मिल गया, वो सिक्योर हो गया, अब वो फ्री हो गया। अब उस गांव का वो रहने वाला है, सिटीजन है, उससे अच्छा प्राणी आपको कौन मिलेगा एम्प्लॉय के लिए? उसे ये फील मत होने दो कि आप मालिक बन गए हो। भाई मालिक तुम ही हो, ठीक है, हम विजिटिंग फैकल्टी है, राइट। तो ऐसी बॉन्डिंग वक्त के साथ डेवलप हो जाएगी, तो उसे आप सैलरी पे रख लो। तो आपने उसी फार्मर को जॉब भी दे दी, उसकी लैंड भी ले ली, तो ही इज हैप्पी। तो जैसे आपने हाइपोथेटिकली एक सैलरी ऑफर करी किसी को XYZ, राइट। तो उसमें उसको काम क्या क्या देते हो आप? ये क्या क्या करेगा वो? एक तो अपने फार्म पे जाए, हर रोज टेक केयर करे वहां पे। टेक केयर मतलब क्या? मतलब बाकी बंदे, देखिए फिश फार्मिंग में सबसे बड़ा मेजर 2 ही चैलेंज है, या तो मछलियां बीमारी से मरती है, चोरी से गायब होती है, क्योंकि पानी के अंदर है। तो आप ये भी नहीं पता कर सकते, दैट इज टोटली ब्लाइंड गेम। अभी आऊंगा मैं चोरी वाले बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ, बीमारी में क्या होता है? जब भी मौसम चेंज होगा बीमारी होगी, राइट। तो आपको क्लोज मॉनिटरिंग रखनी पड़ेगी अपने फार्म पे। बीमारियां सब आएंगी पानी के कारण ही, पानी पोल्यूट होगा, तो जो पानी पोल्यूट होगा उसके सेट ऑफ पैरामीटर्स है, वो आप रेगुलरली चेक करो। ओवरनाइट कभी नहीं मरेंगी मछलियां, राइट। तो आपने सिंपल प्रोटोकॉल बना लिया कि हर वीक में आप पैरामीटर चेक करेंगे। पैरामीटर के पानी को टेस्ट, pH, अमोनिया, नाइट्रेट, आपके पास एक वो सारी वो किट्स अवेलेबल है। जी हाँ, वो दैट इज स्टैंडर्ड है मार्केट में, वो सब प्रोक्योर कर लो आप। उस किसान को सिखा दो जो आपने एम्प्लॉय रखा है, राइट। या अपना कोई बंदा जो मछली का ही पढ़ा लिखा है उसे हायर कर लीजिए, तो वो उसको सिखा देगा, तो वो आपको चेक करके व्हाट्सएप पे कर देगा कि पैरामीटर सही चल रहे हैं आपके। तो मेजर उसका मेन काम रहेगा वो फार्म पे बैठे, चोरी ना हो। भाई जो उसी गांव का बंदा है, उसी फार्म पे है, वो अपनी लैंड पे कौन चोरी होने देगा? बिल्कुल। और दूसरा एक बात बताइए कि इनका जो लीज पे ले, तो क्या लीज देनी पड़ती है इनको? एवरेज मान के चलिए अभी 50 to 60,000 वेस्टर्न यूपी में लीज प्राइस है पर एकड़ पर एनम। पर एकड़ पर ईयर, हाँ ठीक है। एवरी ईयर 5% इंक्रीमेंट। अच्छा, तो अगर मतलब आपने माना कि मान लेते हैं कि अगर किसी का 5 एकड़ है तो आपने 2.5 लाख रुपए उसका साल का आपको उसको देना पड़ेगा, प्लस उसको आप जॉब भी दे रहे हो कि वो सिक्योरिटी का ध्यान रखे। बिल्कुल बिल्कुल, 12 से 15,000 सैलरी उसको दे दो। तालाब भी आप ही खुद बाओगे? वो तो एंड टू एंड एक्टिव, दैट इज योर डेवलपमेंट कॉस्ट। अच्छा, सो व्हाट इफ समबडी कम्स जंप्स इन एंड से आप जाओ यहाँ से, मैं खुद कर लूंगा? नहीं, वो तो हम रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करेंगे ना उससे 10 years का फर्स्ट डे। अच्छा, तो 10 years एग्रीमेंट करेंगे। आप इतना पैसे वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एयर में नहीं करेंगे, ऐसी दोस्ती नहीं है। दोस्ती बिल्कुल नहीं है। अच्छा, एक और मेरे एक्चुअली मैं बहुत सोच रहा हूँ, ये बातें तो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आ रहे हैं मेरे मन में, अपने आप ही आ रहे हैं। तो ठीक है, आपने, और ये खुदवाने में क्या कॉस्ट आता है अगर तालाब खुदवा रहा है बंदा? जनरली अभी मान के चलिए अभी 90,000 to 1 lakh पर एकड़ 7 feet हम डिगिंग करते हैं। बट इट्स फॉर यू, राइट? बिकॉज यू आर डूइंग दिस एज अ बिजनेस, ये आपका धंधा है, इसलिए
आपके पास आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है इसलिए आपके लिए इतना रेट है। नहीं Normal बंदा जो वो सब- जनरली दैट इज द सबके सेम लिए- रेट। अच्छा, सब- क्योंकि जो हम या तो जेसीबी से उसे खुदवाएंगे, डिगिंग कराएंगे, या ट्रैक्टर से कराएंगे, तो उनके फिक्स चार्जेस है। जेसीबी के आवरली चार्जेस है, ट्रैक्टर के भी आवरली भी है, या आप लाइक एक कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं। तो हम जनरली हम क्या करते हैं, 2 से 2.5 फीट ही डिग कराते हैं। जो बड़े एरिया से मट्टी निकलती है उसी को बाउंड्री पे लगाते हैं, क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट में लिखते हैं मट्टी सेल नहीं करेंगे, और मट्टी सेल करना इलीगल भी है। खनन में वो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, तो वही मट्टी उसकी बाउंड्री पे लगेगी, ऊंचा हो जाएगा फिर। ऊंचा हो जाएगा। तो 7 क्योंकि फीट केवल आपको तो प्लस- वाटर ही हाँ। होल्ड करना है ना उसमें। तो 7 फीट आपने डिग कराया नहीं, और- 2 फीट डिग कराया हाँ। तो यू कैन रीच ऑन द 7 फीट हाइट। अच्छा, तो उसी में 2 फीट में 7 फीट ऊंचा हो दैट जाएगा। जनरली 1:2 रेशो। 1 फीट डिग करूंगा तो 2-2.25 फीट मेरी हाइट इंक्रीज हो जाएगी। तो 2 फीट डिग किया तो 4 फीट बढ़ गया, और बेस से 2 फीट नीचे चला गया मैं। 2 फीट डिग किया तो 4 फीट बढ़े, कैसे? आपने 1 फीट डिग करा तो जो मट्टी निकली सरफेस एरिया से वो बाउंड्री पे लगाई, तो 2 फीट बढ़ गया मैं ऊपर। तो जब 2 फीट डिग करा तो 4 फीट ऊपर हो गया, और 2 फीट तो मैं बेस से नीचे चला गया, तो 6 फीट हो गया ऑटोमेटिकली। ठीक। मतलब जो पॉन्ड फार्मिंग है वो हमारे कंट्री की सबसे बेस्ट, सबसे प्रूवन और सबसे ओल्ड मेथोडोलॉजी है फिश फार्मिंग की। और हमारे नॉर्थ इंडिया तो अभी इवोल्यूशन मोड में है धीरे धीरे। अगर फिश फार्मिंग ही देखनी है किसी अच्छे एंटरप्रेन्योर को, बिगिनर को, तो मैं सजेस्ट करूंगा, रिकमेंड करूंगा वो साउथ घूम के आए, आंध्रा घूम के आए। आंध्रा प्रोड्यूसेस 70% ऑफ होल कंट्री फिश। एक पूरा 70% अकेले आंध्र में अकेला आंध्रा खिलाता है पूरे इंडिया को। अच्छा, अच्छा। नंबर 1 इज आंध्रा, देन वेस्ट बंगाल, देन गुजरात, नहीं, but यूपी तो आंध्रा- 4th-5th नंबर पे है। जैसे यूपी तो लैंड लॉक्ड है ना। नहीं, ये मैं उनकी जो पॉन्ड फार्मिंग की कह रहा हूँ। पॉन्ड फार्मिंग में कह रहे हो। Exactly. हाँ, हाँ। केरला क्यों नहीं ऊपर? केरला में तो नेचुरल बहुत सारे तालाब नहीं, है। केरला, लेकिन वहाँ केरला छोटा स्टेट है ना अच्छा, अच्छा, अच्छा। भाई। आप स्प्रेड अप एरिया भी तो हाँ, देखेंगे हाँ, ना हाँ, हाँ, उसके अकॉर्डिंग। हाँ, हाँ, ठीक है। केरला का कंजप्शन बहुत अच्छा है। तो ऐसी मछलियां भी होती होंगी जो मतलब जो हर बार नहीं पकड़ी गई और 10 किलो की हो गई। हाँ, बिल्कुल होती है। वो बड़ी वाटर बॉडीज में, अगर मैं पॉन्ड फार्मिंग कर रहा 4 हूँ, एकड़ वाला जो है आपका उससे तो आप हार्वेस्ट कर लेंगे। हाँ, जो 50 एकड़ 100 एकड़ के होंगे अच्छा, तो उसमें हमेशा आपको मिल जाएंगी। तो है आपके पास ऐसा इतने? 8-10 नहीं, मेरे पास एक 50 एकड़ की बड़ी वाटर बॉडी है गाजियाबाद में, कहाँ है? मसूरी झील। अच्छा, मसूरी झील 50 एकड़ की? 50 एकड़ की है वो। तो उसमें 6-7 kg की मछली बड़े आराम से अवेलेबल है। नहीं मिले तो हमारे लिए, हम गरीबों को भेज देते। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। 7 किलो तो हम ले नहीं पाएंगे क्योंकि इतना बहुत ज्यादा है वो। हाँ। बट मे बी 2 किलो तो डेफिनेटली 2-2 किलो की तो बहुत होंगे। नहीं, 2 किलो की नहीं, 7 किलो में से 2 किलो। नहीं, हम 7 किलो की आपको भेज देंगे बड़ी 7 मछली। किलो बहुत ज्यादा। पहले फोटो खींचने में काम आ जाए। अच्छा, कितना प्रॉफिटेबल है ये बिजनेस? हाउ प्रॉफिटेबल इट इज? सर, ये बिजनेस है ना, मतलब हम इन टर्म्स ऑफ, आप ऐसे समझिए कि अगर हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट इज लाइक 100 रुपीज, तो 35 रुपीज इज योर डेवलपमेंट कॉस्ट, 65 इज ऑपरेशनल कॉस्ट, राइट। डेवलपमेंट होता है तालाब की खुदाई में, खुदाई भी, बोरवेल भी, लेबर का रूम भी, फीड रूम भी, ऑल जो मैंडेट रिक्वायरमेंट्स है वहां पे आप भी अपने लिए हट बनाइए, बट दैट इज हट ओनली। जो मैंडेट कहा मैंने, आप वहां पे एसी लगाएं तो 5 लाख पहुंच जाएगा, फिर पीओपी कराएं तो 10 लाख पहुंच जाएगा। जो मैंडेट जो आप जाएं, और वो एक किसी भी बिगनर को वहां पे बनाना चाहिए अपने लिए। जब तक आपकी क्यूरियोसिटी डेवलप नहीं होगी अपने फार्म पे जाने की, कोई किसी को पैसे कमा के नहीं देगा, राइट। तो 35% जो डेवलपमेंट कॉस्ट, रेस्ट 65 इज योर वर्किंग कॉस्ट। वर्किंग कॉस्ट को जब आप 100 के स्केल पे लेके जाएंगे तो 25 to 30% ROI पर एनम, आप इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी फिश। तो चलिए शुरू से बात करते हैं ना। जैसे मान लेते हैं 1 एकड़ की बात, नहीं 1 एकड़ नहीं कर सकते तो 10 एकड़ की बात करते हैं। 4, 2, 6, 1, 7 एकड़ की बात करते हैं। 4 एकड़ का बड़ा नहीं, हम 10 एकड़ से एक एग्जांपल, एक ब्रॉड बता देते हैं ठीक। कितना प्रोडक्शन होगा, जी, जी, और किस बंदे को, हम अगर शुरू कोई से करते हैं, एंटरप्रेन्योर है। खुदाई से और exactly. किसान के 52,000 रुपए हाँ, सालाना, हाँ, एग्जैक्ट, उससे बताइए पूरा। हमने एक 10 एकड़ का एक पीस ऑफ लैंड फाइनल कर लिया फर्स्ट फेज में। तो जो हम साइट आइडेंटिफाई करेंगे उसमें भी हम ये ध्यान रखेंगे, वो साइट पे जो आपकी सोयल है वो वहां पे पथरीली ना हो, रेतीली ना हो। जो नीचे है, जो हाँ, खोदने लगोगे आप। खोदेंगे जी। हम, पहले सोयल टेस्ट करा लेंगे लैब से, क्योंकि अगर वहां पे रेतीली हुई या पथरीली हुई तो वो पानी को होल्ड नहीं करेगी, और पानी को होल्ड नहीं करेगी तो आप कितनी एनर्जी वहां कंज्यूम करते रहे। स्वैम्प प्लांट चाहिए हमको जो पानी को होल्ड करे। पानी को होल्ड करे, वो हम लैब से बड़ा इजीली टेस्ट करा लेंगे। जहां पे भी मछली पालेंगे वहां का वाटर भी टेस्ट कराएंगे कि हमें वाटर पैरामीटर्स, उसका मिनरल प्रोफाइल पता चल जाए कि विच सुटेबल फॉर विच फिश। हर मछली की अलग अलग अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है।
तो वाटर सॉइल सबसे पहला टेस्टिंग कराएंगे। देन जो भी लोकेशन है हमारी साइट, वहां पे एक्सेसिबिलिटी हो, क्योंकि आप लाइव स्टॉक का काम कर रहे हैं, आपका सीड भी आएगा, फीड भी आएगा, सेल भी होगी, और वहां एक्सेस ना हो तो बड़ी प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली, मतलब 20 फुट चौड़ी भी चल, 10-12 हाँ, फुट चौड़ी वो भी चलेगी। मतलब एक्सेस होना चाहिए, गाड़ी जी चली जाए। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हम बड़ा ध्यान रखेंगे, राइट, क्योंकि आपकी लेबर भी रहेगी, उसको भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, आप इन्वर्टर लगाएंगे वो भी चार्ज होगा, आपको पानी को टॉप अप करना पड़ेगा, ड्यूरिंग समर एवोपरेशन होगा, पानी कहाँ से लाएंगे, राइट, बोरवेल भी कराएंगे, इलेक्ट्रिसिटी हम जरूर देखेंगे वहां पे। तीसरा, एक अच्छे बिगनर एंटरप्रेन्योर को उसकी डिस्टेंस भी मेजर करना चाहिए। मैं रहता गाजियाबाद हूं, मैं आगरा में फार्मिंग करूं तो मैं सस्टेनेबल नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि मैंने एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब पकड़ी गाड़ी चलाने के लिए नहीं है। बट यू कैन हैव अ पार्टनर देयर। एग्जैक्टली, क्योंकि ट्रस्टवर्दी पार्टनर अगर एग्जैक्टली है, तो वो फिर कर आप कहीं भी कर सकते हो, मतलब वो आपको देख लेना है हाउ यू कैन, इक्वेशन कैसे बनती है। तो ये बेसिक्स एक्टिविटी हमने की। देन हमने 10 एकड़ लैंड फाइनल कर ली, उसका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करेंगे हम, क्योंकि जब आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं, फिश आपका पूरा कैश रिच बिजनेस है, राइट, तो जिसकी भी अगर हमने विदाउट डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस आगे बढ़ाया तो कल कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम करेगा हमें, वो सीख जाएगा 2-3 साल में, राइट। लेकिन अगर हमने उसे बाउंड कर लिया पेपर्स में, इवन हम अगर 2 पार्टनर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि वो भी है ना उसे डॉक्यूमेंट करे। ये तो वही वाली बात है ना कि ट्रस्ट एवरीबॉडी बट डोंट फॉरगेट टू लॉक योर कार। सब पे भरोसा है पर मैं अपनी तरफ से एग्जैक्टली क्योंकि ये मैंने कई सारे बंदों का डिस्प्यूट रिजोल्व कराया है। मैंने आपने फिश फार्मिंग स्टार्ट की, इनिशियली वी डिसाइडेड कि 1 CR प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट होंगे, पहले 50 लाख मैंने इन्वेस्ट कर दिए। जब आपकी बारी आई तो आप कह रहे हो कि रजनीश जी आपकी भाभी कह रही है मछली कुंडली में नहीं है, तो मैं तो ना, मैं मेरे पास 50 लाख बचे मछली पालने के लिए। कौन था वो बंदा? मेरे साथ ऐसे थे 2 बंदे जिनका मैंने डिस्प्यूट रिजोल्व कराया। तो जो भी बात है हम डॉक्यूमेंट कर ले पहले, तो ये सब राइज नहीं होती और वही लॉन्ग रन में भी जाती है स्टोरी, राइट। तो 10 एकड़ फाइनल करी, एग्रीमेंट कर लिया, वाटर सोइल टेस्ट कर ली। अब हम डिगिंग की बारी करते हैं। तो एवरेज हम मान के चलते हैं कि 90,000 से 1 लाख रुपए पर एकड़ डिगिंग कॉस्ट। 5 एकड़ पे एक बोरवेल इनफ है। एक बोरवेल की कॉस्ट 1.5 लाख रुपए। 3 लाख रुपए में करीब इंफ्रा बन जाता है आपका बड़े इजिली। सारे तालाब खुद जाएंगे? नहीं, वो तो 10 लाख में खुद है। इंफ्रा, लेबर रूम, फीड रूम, सिंपल ईंटों का बनाया हमने, उसमें शेड डाल दी, लैंड वेंटर नहीं डाला हमने, राइट। तो 10 लाख हमने खर्च कर दिए आपके डिगिंग में, 3 लाख बोरवेल में कर दिए। हमने एज्यूम किया इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, तब हम कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। 3 लाख रुपए इंफ्रा के हुए तो 16 लाख गोन आपके। अब 4 लाख जो रिमेनिंग बचे उसमें 2 लाख आपके इन्वर्टर लगाने में, कैमरा लगाने में, वेट मशीन खरीदने में, कुछ ऑक्सीजन इक्विपमेंट्स खरीदने में, उन सब में चले जाएंगे। जो टेस्टिंग है, वाटर की टेस्टिंग, वो इजी, वो तो स्टफ है, 25,000 का आ जाएगा। लेकिन एरिएशन के लिए भी हम इक्विपमेंट्स खरीदते हैं, तो हमारी वो कॉस्ट निकल गई। अब कोई 10 एकड़ की लैंड है तो 1-1.5 लाख रुपए उसकी बाढ़ वायर से बाउंड्री में भी लग जाते हैं। बहुत जरूरी है वो, राइट। क्योंकि अब उसमें ऐसा कोई चोरी करके तो नहीं लाएगा, लेकिन फॉर सिक्योरिटी पर्पस, मेंटल सेटिस्फेक्शन, राइट। तो 10 to 20 लाख रुपीज आपके 10 एकड़ के डेवलपमेंट में लग गए, केवल मैंडेट थिंग्स के लिए। इट मीन जनरली 2 लाख रुपीज पर एकड़। बिल्कुल। तो 2 लाख रुपए पर एकड़ हुआ तो आपने ले लिए, ठीक है। तो आपने 20 लाख रुपए खर्च करके अब आपका तालाब रेडी है, पानी भर गया, और रूम बन गया लेबर के रहने के लिए, राइट। हमने कैमरे वैमरे लगा दिए, क्योंकि जहां भी फार्म रहेगा वहां पे 8-10 घंटे ही लाइट आती है, अगर आपने कोई दूसरे कनेक्शन नहीं लिया है, क्योंकि एग्रीकल्चर बेस है, राइट। अब बात करते हैं वर्किंग कॉस्ट की। तो हर मछली की अपनी वर्किंग कॉस्ट सेपरेट है। हम बात कर लेते हैं रहू कतला की, वो फेमस है, सबसे ज्यादा लोग उसको ही करते हैं। तो 1 एकड़ से बड़े आराम से हम 4 से 4.5 टन प्रोडक्शन निकाल सकते हैं साल में, 1 साल में। लेकिन हमें अभी 2 साल का सोचना है, पहली बार हम कर रहे हैं ना, फर्स्ट ईयर हम 100 ग्राम का सीड परचेज करेंगे ना। अच्छा, हम 1 साल पुराना बच्चा खरीदेंगे, क्योंकि किसी भी बिगनर फार्मर तो 2 साल वेट कर लेता है, लेकिन जो एंटरप्रेन्योर वाली बुद्धि से आता है मार्केट में, उसको मनी रोटेशन भी देखना है, चाहे वो फंड अपना लगाए चाहे लोन पे ले, क्योंकि उसके वो भी कैलकुलेट करना ना, इंटरेस्ट पार्ट भी। तो हम 1 साल को करना पड़ेगा, 100 ग्राम भी ले आएगा, 1 ग्राम भी ले आएगा, तो उसके लिए वो डिवाइड कर लेगा, राइट। तो अगर जो बंदा दोनों साइकिल रन करे, वो सिंपल थंब रूल है, वो 20-80 रेशो की मेंटेन करे। 20% में 1 ग्राम वाला डाले, 80% में 100 ग्राम वाला डाले। तो 1 एकड़ में 4 से 4.5 टन प्रोडक्शन आप इजिली निकाल लेंगे। और
1 kg बायोमास रेडी करने के लिए आपके 100 to 105 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा 100 रुपए तक आ जाएगा, 100 से 105 रुपए, 105 रुपए, जो आपकी 8 महीने में आएगा। लेकिन एग्जैक्टली वो यार एग्जैक्टली। ठीक, तो उसमें जो 100 हम 100 रुपए बेस मानते हैं, 100 रुपए जो आएगा उसमें तकरीबन 65 रुपए, 60 से 65 रुपए फीड कॉस्ट है, जो मछली दाना खाएगी, जो सबसे बड़ी कॉस्ट है हमारी। तो वो पूरे 7-8 महीने जितना हाँ, वो ग्रेजुअली जैसे जैसे उसका वजन बढ़ता रहेगा, उसकी कैपेसिटी इंक्रीज होती रहेगी, वो वैसे वैसे खाना खाती रहेगी। उसमें भी हम बहुत ही डीप ड्राइव करेंगे। तो जब छोटी है तो हाई प्रोटीन खाएगी, छोटे साइज का दाना खाएगी। जैसे वो 200 ग्राम की होगी तो प्रोटीन कंटेंट कम जूम करके चलेंगे कितने दिन हो गए अब हाई प्रोटीन छोटे दाने खिला रहे हैं, वो पूरा चार्ट है, दैट इज प्योरली टेक्निकल, वी कैन कैलकुलेट, और मंथली हम बता सकते हैं कितनी। जैसे मान लेते हैं आपने किसी को बोला कि तुम भी शुरू कर लो, तो यू विल गिव दैट चार्ट। एग्जैक्टली वो हम एंड टू एंड उसे सपोर्ट कर सकते हैं, राइट। तो 60 से 65 रुपए दाने के वो कॉस्ट निकल गई हमारी। जब हम 100 ग्राम का बच्चा परचेज करते हैं, 10 से 12 रुपए का पर पीस वो आएगा आपका, राइट। हम कैलकुलेट करते हैं 20 रुपीज आपकी लीज और लेबर। एज ए गुड एंटरप्रेन्योर उससे ज्यादा कॉस्ट एक्सीड नहीं होनी चाहिए आपकी, क्योंकि आपने जो लीज लिया वो 50,000 पे ली है, राइट। तो 4 टन प्रोडक्शन निकाला आपने, तो 12 रुपए तो आपकी लीज कॉस्ट होगी पर केजी वजन, और 8 रुपए में आपको लेबर मेंटेन करनी है। तो अगर आप 10 एकड़ का फार्म कर रहे हो तो किसी भी कंडीशन में आपकी लेबर 3 से ज्यादा नहीं जानी चाहिए। अच्छा, अदरवाइज फिर आप मैक्सिमम वो उतने इनफ है उसके लिए, राइट। तो आप 2 एकड़ कर रहे हो, आप 5 एकड़ कर रहे हो, तो मिनिमम 2 लेबर चाहिए आपको, क्योंकि फार्म पे 24 आवर्स एक बंदा नहीं रह पाता। तो इसीलिए अगर 1 एकड़ में कोई किसान करता है वो सक्सेस हो जाता है, एक एंटरप्रेन्योर सक्सेस नहीं होता, उसका प्रॉफिट तो लेबर ले जाती है। तो 65 रुपीज आपकी फीड कॉस्ट। किसान जो कर रहा है उसमें लेबर तो उसको अपना जोड़ना पड़ेगा ना, वो जोड़ता नहीं ना, जोड़ता ना, वही मैं कह रहा हूँ, वो जोड़ता नहीं, लेबर के पैसे बचा रहा है। एग्जैक्टली, तो बस वही काम कर रहा है वो। तो 20 रुपीज आपकी लीज लेबर कॉस्ट हो गई, 65 रुपीज आपकी फीड कॉस्ट हो गई, 12 रुपए का आपका बच्चा हो गया, 3 से 4 रुपए मेडिसिन कॉस्ट जोड़ लेते हैं पूरे 1 kg बायोमास के, तो वही 100 से 105 इज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विद ब्रेकर ऑफ लाइन आइटम्स। तो 105 रुपए में आपका 8 महीने में 1 kg बायोमास रेडी हो गया। बड़े इजिली आप फार्म से उसे 135 to 145 हम उसे सेल कर देते। और 1 टन मतलब 100 किलो हो गया, 1 टन तो 1000 किलो हो गया, सॉरी, हाँ, राइट। तो 4 टन हो गया मान लेते हैं, 4000 किलो, 4000 किलो, 4000 इंटू 30, 35 रुपीज बहुत सुकून से, राइट। अगर आप थोड़े एफर्ट्स करते हैं, आप मंडी एक्सप्लोर करते हैं, राइट, तो आप उसको 150 तक इजीली सेल कर देते हैं। अच्छा, मतलब 40 रुपए मान सकते हैं, 40 रुपए बहुत इजी मान सकते हैं। तो आपने 4.5 टन करी अगर बहुत ही सुकून से, तो 1,75,000 बहुत सेफ एंड 1,60,000 पर एकड़ कर सकते हो, बहुत सेफ पर एकड़ पर एनम। हाँ, तो अगर 10 एकड़ वाले में तो 15 से 16 लाख रुपए जी बहुत सुकून से वो। अच्छा, अब आपको 1 एकड़ पे ऑपरेशनल कॉस्ट कितनी आई? 4.5 लाख रुपए। 10 एकड़ पे 45 लाख रुपए, 20 लाख रुपए आपकी डेवलपमेंट कॉस्ट, तो 60 लाख रुपए आपके कॉर्पस होना चाहिए टू किक ऑफ द 10 एकड़ प्रोजेक्ट। और 10 एकड़ प्रोजेक्ट जरूरी नहीं है, नहीं, वो तो हर बंदे, आप अभी आप उसको बैकवर्ड इंजीनियरिंग कर लीजिए। अब आपने कहा कि मेरे को 1 साल में 1 CR कमाने हैं, तो उसी हिसाब से लैंड चाहिए, उसी हिसाब से कॉस्ट चाहिए। जो बंदे फेल होते हैं इसमें, वो वन ऑफ द, या तो यूट्यूब देख लेते हैं, 1 एकड़ से 25 लाख कमाए। अच्छा, ये झूठी खबरें बहुत आती हैं कि सर वो तो देखो व्यूज आने हैं की नौकरी छोड़ के 3 करोड़ रुपए महीना कमा रहा है, समथिंग लाइक दैट। तो बस वो 2 महीने कमा ले, फिर अपना सिप विप ले ले या FD कर दे, उसी से जीवन कट जाएगा उसका। नहीं, सुनते नहीं हो आप? बिल्कुल, बहुत फार्मर आते हैं मिलने। सर आपने वो सुना होगा, एक आम की खेती थी कोई, ठीक है, रामवीर भाई को आप भी जानते हैं, फॉन्डमैन जो है, तो वो बता रहे थे कि वो एक आम की कोई खेती है जो मलेशिया सिंगापुर में पता नहीं, पहले कह रहे थे गलती से निकला 1 लाख रुपए किलो है, फिर वो गलत 13 लाख रुपए किलो की खबरें चलने लग गई उसकी। पता चला जो उसकी 2 बीघे भी खेती कर लेगा वो 3 करोड़ महीने कमाएगा। इस तरह की खबरों ने मैं इरिटेट हो गया इस तरह खबरों। सर ये सब देखिए, अगर ऐसा हो तो आप ये समझिए कि मैंने डिमांड सप्लाई गैप बता दिया आपको प्रॉफिट मार्जिन पता चल गया। तो अगर मोदी जी एक बार बोल दें कि पूरा इंडिया मछली पाले, बताओ कोई छोड़ेगा? सब मछली पालने लगेंगे। तो इतना रेवेन्यू नहीं है, ये सब तो मतलब गुमराह करने वाली बात है। मेहनत करके आप सर, सक्सेस का मूल मंत्र हार्ड वर्क है, नथिंग एल्स। आप मेहनत करके आप, इफ यू गेट इनटू दिस स्लोली एंड ग्रेजुअली, यू कैन बिकम अ बिगर एंटरप्रेन्योर। एग्जैक्टली, है ना? ऐसा नहीं कि भाई सर आप साउथ के फार्मर से मिलिए, 1000 एकड़ 4000 एकड़,
इवन 10,000 एकड़ कोई ग्रुप फार्मिंग कर रहा है। अभी तो नॉर्थ इंडिया में तो मतलब अभी हम कंसीव स्टेज में भी नहीं है, मैं कहूंगा बहुत पीछे हैं। तो मैं दूसरा एक और सवाल मेरे मन में आया था कि जो अधिकतर जो एंटरप्रेन्योर्स मार्केट में उतरते हैं वो यार वो जमीन नहीं ले पाते रेंट पे। उनको तो बहुत प्रॉब्लम होती है उसमें, क्योंकि कोई किसान बोलता है मैं तो इधर का नहीं दूंगा, कोई बोलता है मुझे मेरा ये 1 एकड़ में मेरा एक छोटा सा आधा बीघा पड़ा है, ये नहीं दे रहा मैं। इस तरह की प्रॉब्लम आती है, उनका कैसे सोल्यूशन करते हो आप लोग? सर आती है ना प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम तो आती है, इसमें ईगो लेके बैठ गया कोई कि मैं तो ना दे रहा भाई, ये तुम्हें ये आधा बीघा है वो नहीं दूंगा। आपने 25 एकड़ का ले लिया, बीच में उसका आधा बीघा बोलता मैं ये नहीं दे रहा। सर वो मतलब वो ज्यादातर तो क्या किया, तो ये जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं ना, ये ज्यादा प्रॉब्लम उनके साथ आती है, उसको उसका प्राइस अनाउंसमेंट करना होता है। लेकिन जनरली फिश फार्मिंग में या तो पूरा देगा या नहीं देगा, क्योंकि अगर हमने आधा एकड़ उसने बीच में रखा और चारों तरफ हमने पॉन्ड बना दिए। नहीं, आप नहीं समझ रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि हम दोनों एक परिवार से हैं, ये दोनों एक परिवार हाँ, में, भाई अकेला है। किसी ने एक ने डिस्प्यूट कर दिया, उसका वहीं आधा बिस्सा पड़ा हुआ है, कह रहा मैं ना दे रहा बस। तो फिर उसका तो कोई मतलब कोई सोल्यूशन नहीं है, तो फिर वो लैंड छोड़ी दूसरी कैंसिल कर दोगे, फिर दूसरी लैंड लेनी पड़ेगी, आपको सर्च करनी पड़ेगी। तो ये प्रॉब्लम तो भाई देखो केस बाय केस आ सकती है इसमें। आपको कितनी मुश्किल हुई पर्सनली इस तरह से जमीन? पर्सनली नहीं, मेरा वेज ऑफ वर्किंग क्या है कि मैं ना, मेरे को कहीं पे लैंड लेनी हो, अभी तो मैं गवर्नमेंट लैंड ही ले रहा हूँ लास्ट के 2 बार से। तो जब मैंने फार्मर्स की लैंड ली ना, मैंने उसी गांव के एक बंदे को एक नेता नियुक्त टाइप बना दिया और उसको ऑफर कर दिया कि मेरे को इतनी बड़ी लैंड चाहिए, तो आई विल गिव यू वन टाइम ए हैंडसम मनी, राइट, लाइक 20,000 पर एकड़, तो डील क्लोज करा दे टिल एग्रीमेंट, और ये इकट्ठी चाहिए मेरे को, ठीक है। अब ये उसका काम है, अब वो फार्मरों से डील करे। अगर मैं सारे फार्मरों से डील करूंगा तो फार्मर भी देख लेते हैं ना कि अगर उसे 12,000 में दिए तो मुझे 13,000 में दे देगा ये, ठीक है ना। तो जो थर्ड पार्टी है वो अपने आप हैंडल करे। तो यही मैं सजेस्ट भी करता हूं लोगों को कि एक बंदे को पकड़ो। आप एक बंदे को पकड़ो। प्रॉब्लम क्या होती है ना कि लोग बाग जो एक कंसल्टेंट वर्ड है, इंडिया से बाहर जॉब करो तो उसकी बड़ी रेपुटेशन है। इंडिया में कोई कंसल्टेंट को हायर कर लो आप, तो लोग बाग उसे एकदम हीन भावना से ही देखते हैं, और वो पैसा भी नहीं देना चाहते उसको। उनको तो ये क्यों ले रहा है, तू क्यों ले रहा है, तेरा क्या रोल। वो ये भूल जाते हैं कि आपका टाइम बचा, एनर्जी बची, राइट, आपके उसने 50% हेडेक्स रिमूव कर दिए, राइट। तो आपको उसी मोड में जाना चाहिए, जो प्रूवन मेथड है वही फॉलो करो एज अ बिजनेसमैन। बिल्कुल। तो मुझे एक बात बताइए कि आपके यहाँ से फिश आपने कभी खुद सोचा कि मैं ही बेच देता हूँ मार्केट में? सर देखिए, मतलब ऐसा फिर मेरा मन आएगा कि मैं मछली पैदा भी मैं ही करूं, प्रोसेसिंग भी मैं ही करूं, खा भी मैं लूं। आप सोसाइटी के एक एलिमेंट हो। जब आप 100 एकड़ पे चले गए, 200 एकड़ पे चले गए, कहीं तो आप बोलोगे ना कि लेट मी गेट इनटू द बेसिक्स ऑफ एवरीथिंग। सर मतलब इंटीग्रेशन इज वेरी गुड, इंटीग्रेशन पे जाना चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होगा, बट ऑन स्केल। जब मैं 1000 टन प्रोडक्शन करूंगा तब मैं बेचने नहीं, फिर मैं प्रोसेस की बात करूंगा। उसे फिलेट बनाए, पीसेज में बनाए, एक्सपोर्ट करें, या इंडिया में ही रिटेल मार्केट बनाए, या सप्लाई चेन कोल्ड मैनेजमेंट पे काम करें। बट वो स्मॉल स्केल पे फिजिबल नहीं है, क्योंकि आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट बड़ी हाई रहेगी। अभी एज ऑफ नाउ मैं लाइव फिश सेल करता हूं, ठीक है। तो मैं नो प्रोसेस, नो, केवल लाइव, अब वो आएंगे मेरे फार्म पे नेट करेंगे और लाइव लेके चले जाएंगे। बट ये मेरा 100% प्लानिंग है। अभी रिसेंटली मैंने फीड यूनिट लगाई है, जो फीड में प्रोक्यूर करता हूं बाहर से, तो 50% में इन हाउस प्रोडक्शन करूं। इन यूनिट आपने लगा ली मैंने करंट ईयर में, क्योंकि अभी मेरा स्लोली एंड ग्रेजुअली एज एन एंटरप्रेन्योर आपका प्लान है कि हर चीज इन हाउस हो जाए। जैसे कि हमारा क्लोथिंग का बिजनेस है, हमने धीरे धीरे इन हाउस करो। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली वो। बट वो आपने भी वही सोचा होगा ना, स्केल के साथ। एग्जैक्टली जब आप 1000 टन 2000 टन मछली करेंगे, रिसेंटली मैंने 1000 एकड़ एक लैंड एक्वायर की है यूपी में ही, ठीक है। तो मेरा प्लान है कि वहां पे 500 एकड़ लैंड डेवलप करी जाए, उससे 2000 टन मछली प्रोड्यूस करी जाए और उसको प्रोसेस करे, मतलब अपनी डोमेस्टिक मार्केट में भी सप्लाई करे और ओवरसीज में भी सप्लाई करे। बट वो प्रोडक्शन हो जाएगा उतना, तो वहां पे वो ईजी हो जाएंगी सारी चीजें। छोटे स्केल पे वो मैनेजेबल नहीं है, क्योंकि जो बंदे मिलते भी हैं मेरे से, वो कहते हैं हम 1 एकड़ में काम कर लेते हैं और पहले सीख लेते हैं, फिर हम उसे एक्सपेंड कर लेंगे। तो वो हो ही नहीं पाता, वो सिस्टम बंद हो जाता है उनका। मुझे एक और सवाल बताइए, जो हमने, चलो ठीक है, ये सब तो आपने रोहू और कतला फोकस कर रखा है, तो आप रोहू और कतला पे ही फोकस करेंगे या फिर आप डाइवर्सिफिकेशन? हाँ, उस पे जाएंगे। नहीं, झींगा तो मेरे इधर सैलाइन वाटर नहीं है, अच्छा, फ्रेश वाटर है। तो फ्रेश वाटर में झींगे नहीं होते? हाँ, उसमें नहीं होते, उसमें होते तो ग्रोथ उस रेशो में नहीं होती जो रिक्वायर्ड होती है। बट फिश डाइवर्सिफिकेशन के लिए एज ऑफ नाउ भी मैं मोर 2 स्पीसीज और करता हूँ।
एक फंगिसिस करता हूँ, वो भी 150 टन करीब करता हूँ। और तिलापिया मैंने करंट ईयर में स्टार्ट की है, मतलब वो बासा के नाम से बड़ी फेमस है। अच्छा, बासा, हाँ, बासा, ठीक है, राइट। और अभी तिलापिया मैंने स्टार्ट की है। तो और आने वाले टाइम में रूपचंदा, मतलब डाइवर्सिफिकेशन में है मेरा, क्योंकि मार्केट में आपको डाइवर्सिफिकेशन करना ही पड़ेगा, तो नंबर ऑफ वेराइटीज आप प्रोड्यूस करें, दैट इज ऑलरेडी इन पाइपलाइन। एक्चुअली फिश मेरा ना फेवरेट है, क्योंकि जब आपके तालाब में मैं आया था ना तो टाइम नहीं था, पर इस बार मैं अपने परिवार को लेके आऊंगा, हाँ, टाइम लेके आऊंगा। मैं चाहता हूँ थोड़े फिश पकड़ के देखें हम। हाँ, वहाँ फिश एंगलिंग कीजिए, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, वहाँ पे रोड वोड है फार्म पे, आप बैठिए अपना मुड्डा डाल के आराम से। हाँ, मेरी वाइफ को बड़ा मन है कि फिश पकड़ी जाए। चल, बिल्कुल बिल्कुल। जो चाइना कर रहा है, चाइना में अगर आप देखेंगे तो चाइना ने अपना जो रेगिस्तान वाला पानी है उनका पूरा, है ना, उस तरफ भी फोकस करा, रेगिस्तान में तालाब खोद दिया उन्होंने और उस पे वो खेती कर रहे। तो हमारे राजस्थान में हो सकता है ऐसा? हाँ, हम उसमें तारपुली, हम एकदम उसे पोलोथीन टाइप जो होती है उसको हम बिछा दें उसमें। रेगिस्तान में हमें पानी सीपेज रोकना है। यूट्यूब चलाना जरा चाइनीज वाला जो, हाँ, तो सीपेज हमें रोकना है उसका, राइट, ताकि पानी अंदर ना जाए। बस पानी अंदर, भाई मछली को तो पानी चाहिए, उस पानी को हम रेगुलर ट्रीट करते रहेंगे भाई, उसके वाटर के पैरामीटर्स डिस्टर्ब डाल देते हैं ना, सलाइन वाली फिश करते हैं ना जो, वो कर सकते हैं, लेकिन जो सैलाइन वाटर है ना वो समुद्री किनारे अच्छा होगा, राजस्थान में फिजिबल नहीं है। और वो जो एरिया है जिसको कहते हैं कच्छ का रण, जिसमें इधर बीच बहुत पानी भर गया था, हाँ राइट, उस तरफ का क्या हो सकता है? मैं खाली एक्सप्लोर कर रहा हूँ, जहां पे आपकी है ना कोस्टल लाइन है, वहां पे वो पानी ले लीजिए, वो ब्रैकिश वाटर हो जाएगा आपका, राइट। इज देयर समबडी हु इज डूइंग इट? इज देयर अ बिजनेसमैन हु इज डूइंग इट, और इट्स जस्ट दैट कि हमारे दिमाग में थॉट आ रहा है पर कोई नहीं, वो जितने भी हम ब्रैकिश वाटर, जो समुद्री पानी लेके उसमें स्वीट वाटर को भी ऐड करके जो ब्रैकिश वाटर बना रहे हैं, पानी का सिंपल क्या, अगर 0.5 पीपीटी से सैलिनिटी कम है तो फ्रेश वाटर है, 0.5 से 30 पीपीटी तक वो ब्रैकिश वाटर है जिसमें सब झींगे पलते हैं, और 30 पीपीटी से ऊपर समुद्री पानी है। अच्छा, और नोएडा का पानी क्या है? क्योंकि हम बोलते हैं नोएडा का पानी बहुत खारा है। वो मतलब इसमें लो सैलिनिटी है सर, ठीक है ना, तो लो सैलिनिटी है, तो यहाँ पे भी मतलब मछली फ्रेश वाटर वाली उस लेवल पे फिजिबल नहीं है, पॉल्यूटेड पानी है। तो नोएडा में इसीलिए पॉन्ड्स बहुत कम है। हाँ एग्जैक्टली। ये दिखाना जरा सनी, देखो भाई, ये इसकी बात कर रहा था। हाँ राइट। See lakes. It's just absurd. You're in this desert area, and yet there are beautiful lakes in between. Lakes spread out in that area. They're not fed by rivers on the surface. And not... चाइना जो फिश फार्मिंग कर रहा है वो 90% फीड बेस्ड कल्चर कर रहा है, मतलब वो मछलियों को दाना खिलाता है, ठीक है ना। हम जो इंडिया है, इंडिया में भी 20% फीड बेस्ड कल्चर कर रहे हैं, बाकी जो प्राकृतिक बढ़ रही है बढ़ जाए। तो हमारे पास अभी स्कोप बहुत है। अभी जो हमारा वाटर बॉडीज है, इसमें अंतर क्या दोनों में? फीड बेस्ड 90% और ये जो आप कह रहे हो 20% फीड बेस्ड। अभी क्या है कि लोग आगे सोचते हैं हमने मछली पानी में डाल दी, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मछली बड़ी हो जाएगी। जब वो मछली बड़ी हो जाएगी वो ऑटोमेटिक की उसे नेचुरल फूड मिल रहा है, अज्यूम करते हैं। हाँ, मतलब वो मिलता भी है थोड़ा। एक्वेटिक प्लांट्स डेवलप हो जाते हैं, उससे वहां इंसेक्ट्स डेवलप हो जाते हैं जिनको हम जू प्लांक्टन बोलते हैं। वो मछली खा लेगी, वो बायोमास गेन करेगी, बट डेज ऑफ कल्चर या कहेंगे उसका जो कल्चर बड़ा होने का पीरियड वो बहुत बढ़ जाएगा, राइट। जो आपके यहाँ नहीं है ऐसा। मैं तो फीड बेस्ड कल्चर कर रहा हूँ, सेम जो चाइना कर रहा है वही आप। एग्जैक्टली राइट। तो अब हम अगर फीड बेस्ड कल्चर करते हैं तो हम ज्यादा ग्रोथ करते हैं, मछली को जल्दी बड़ा करते हैं, जल्दी मार्केट में बेच देते हैं। जनरली लोग बाग जो विदाउट फीड बेस्ड करते हैं वो प्रोडक्शन में कम निकालते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि वो पानी को लो यूटिलाइजेशन पे काम कर रहे हैं, पानी को अच्छी तरह यूटिलाइज ही नहीं कर रहे। और पानी तो सबसे बड़ा सोर्स है भाई हमारे पास एक है। तो अगर हम फीड बेस्ड कल्चर करें पूरा इंडिया, हमसे ज्यादा तो बांग्लादेश फीड बेस्ड कल्चर करता है। हम 12 मिलियन मैट्रिक टन जो इनलैंड मछली पैदा करते हैं, हार्डली हम 2.5 मिलियन मैट्रिक टन दाना खिलाते हैं, और बाकी सब ऐसे नेचुरली नेचुरल पकड़ते हैं। अच्छा, मुझे एक और बताइए, वो जो गोल गोल करते हैं सर, दिखाना। हाँ, वो दैट इज बायोफ्लोक और RAS। व्हाट इज दैट? वो टेक्नोलॉजी है, उस पे हम मेन फोकस क्या है कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ऐसा समझिए। वो यूरोप US में बड़ा सक्सेस है, इंडिया में भी कुछ अच्छे फार्मर्स आ रहे हैं उसमें जो कर रहे हैं। यू वांट टू गेट इनटू दैट? या एग्जैक्टली, मेरा उसमें प्लान है ऑलरेडी करने का। वो कितना बड़ा होता है वो जो गोल डब्बा होता है? सर वो आप अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हैं, दैट इज टोटली कस्टमाइज्ड। आपको उसमें कौन सी स्पीसीज पालनी है, उसके कौन कौन से पैरामीटर है, कौन कौन सा फीड खाएगा, वो किस तरी वॉल्यूम में पालनी है, उसके हिसाब से आप उसे डिजाइन कर लीजिए। उसमें क्या, हम उसी पानी को रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, उसी पानी को n नंबर ऑफ ईयर्स तक हम रोटेट करते रहेंगे, हम पानी चेंज नहीं करेंगे।
क्योंकि अब जैसे लेकिन वो स्विमिंग पूल टाइप का होता है, वो मिट्टी में नहीं होता। मिट्टी में नहीं होता वो जी, उसमें पानी क्लीन रहता है। वो 100% फीड बेस्ड कल्चर है, मतलब जिसमें इजराइल सबसे अच्छा कर रहा है, इजराइल की बहुत, नॉर्वे, आप ईरान, टर्की जहां पे पानी नहीं है वो भी वो उसमें मछली पालते हैं। दैट इज टोटली टेक्नोलॉजी बेस्ड। उसका कितना मिनिमम कितना बड़ा होना चाहिए वो गोल वाला जो होता है, वो जिसमें सर वो तो आप है ना 4 मीटर से लेके 100 मीटर तक, मतलब पर मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी होता है, तो आप 10,000 लीटर से लेके 5 लाख लीटर तक का टैंक लगा लीजिए। हमारे जो इंडिया में गवर्नमेंट आईसीआर के इंस्टीट्यूट्स है, सबसे बड़ा आईसीआर सीबा चेन्नई में 5 लाख लीटर का टैंक लगा हुआ है, जिसमें वो झींगे पालते हैं। अच्छा, और वो सलाइन वाटर डालते हैं वो सलाइन वाटर ऐड करके करते हैं उसमें। तो जैसे कि अगर इस तरह ये वाला जो टैंक वाला जो फिश है, इसमें तो पानी ही है, बिल्कुल सलाइन वाटर लगे झींगे पाल लो। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। लाइक यू कैन डू एनीथिंग। हाँ एग्जैक्टली जो समुद्री दैट इज टोटली कंट्रोल्ड। जी। जो जैसे रिजर्वायर है, नदियां, वो कंट्रोल्ड नहीं है। तो आप छोटे पॉन्ड्स बनाते हो तो कंट्रोल्ड है, तो आप 100% हार्वेस्ट कर सकते हो जी। तो उसके लिए ढकना पड़ता है उसको, वो टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए ढकना पड़ेगा आपको। भाई अगर सनलाइट आएगी तो पानी में वो एल्गी डेवलप होगी, हमें वो भी रोकनी है उससे। वो पूरे टेक्नोलॉजी इन्विजन करो आप, वो अच्छा सिस्टम है। उसमें आप 80 kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी तक जा सकते हैं। अब इंडिया में जनरली 40-50 कर रहे हैं, 40-50 kg, बट अभी वो उतने लार्ज स्केल पे हो नहीं रहा। आपका क्या प्लान है उसमें? मेरा आने वाले टाइम में प्लान है उसमें हाई वैल्यू फिश करने का, रेनबो ट्राउट और मरल मैंने पॉन्ड फार्मिंग में की है, बट माय प्लान उसे आरएस में करूंगा मैं। और ट्राउट फिश के बारे में बताइए, बहुत महंगी है ये। हाँ, वो एक्चुअली वो कोल्ड वाटर फिश है, उसको टेम्परेचर 15 डिग्री से कम चाहिए, माइनस में। हाँ मतलब 15 डिग्री, 15 डिग्री माइनस, 15 डिग्री सेल्सियस नीचे। तो वो जनरली ज्यादातर हमारे यहाँ जम्मू सबसे ज्यादा कर रहा है। अभी तकरीबन हम 4200 टन पर एनम पूरा इंडिया कर रहा है। तो जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, ये मेजरली स्टेट उसमें रोल कर रहे हैं। टेम्परेचर ऑलरेडी कम रहता है। हाँ एग्जैक्टली। गर्मियों में आप बिल्कुल। और जो वन ऑफ द बेस्ट आरएस जो लगा हुआ है, वो आईसीआर का एक डीसीएफआर इंस्टीट्यूट है भीमताल में, दैट इज अगेन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। वहां पे वो प्रोटोटाइप उसे रन कर रहे हैं लास्ट 3-4 ईयर से। वेरी गुड, मैंने कई बार विजिट किया है, उसकी ट्रेनिंग भी अटेंड की है। तो आपका क्या प्लान है, उत्तर प्रदेश में ट्राई करोगे या उधर ही जाओगे पहाड़ों की तरफ? नहीं, वो तो आप कहीं भी लगाओ, आप चिलर लगा दीजिए टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर डाउन करने के लिए। उसमें क्या कॉस्ट आएगा वैसे? वो वाटर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ही होगा, उस पर मैंने इतना डीप ड्राइव एनालिसिस नहीं किया, बट दैट इज अगेन मिनिमम आप अच्छे लेवल पे करेंगे तो 5 to 6 CR का इन्वेस्टमेंट होगा उसमें, 5 से 6 करोड़ का। लेकिन वो आपका कितने साल में वापस आ जाएगा? वो तो उसमें पे बैक तो आप 3 साल में कर सकते हैं बड़े इजीली। उतने वॉल्यूम में मछली करेंगे, वो मछली फिर हम उसे लोकल मार्केट में सेल नहीं करेंगे ना, वी कैन प्रोसेस इट, क्योंकि जब वैल्यू ऐड कर देते हैं उसी फिश की प्राइस 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। तो फिर वैसी मार्केट हम उसे कैप्चर करेंगे जहां पे वो वैल्यू हमें मिले। बढ़िया। तो मेरा ये कहना है कि आपने अपनी जॉब छोड़ी, इस इंडस्ट्री में आए, लेकिन इस इंडस्ट्री में आने से पहले आपने दबा के रिसर्च करी अलग अलग इंडस्ट्रीज के बारे में, और फाइनली आप लॉजिकली इस तरफ गए कि यार ये है जो मैं करना चाहता हूं। एग्जैक्टली। ये मतलब अभी ये मेरा ऐसा हो गया पैशन और प्रोफेशन, अब मेरा पैशन टाइप हो गया। मुझे पता है आप पे गर्व है, पूछिए क्यों? प्लीज बताइए। क्योंकि आप फिश तो पाल ही रहे हो यार, आप पानी कंजर्वेशन कर रहे हो, वो बहुत बड़ी बात है। कि फिश तो चलो आपने पाला, आपने फायदे के लिए पाल रहे हो, और उसी फायदे से ही पानी चल रहा है आपका। बिल्कुल। इट्स लाइक कि दोनों तरफ आपका। मछली पालने से है ना, आप क्लाइमेट को भी सपोर्ट कर रहे हो ना। बिल्कुल 100। ठीक है ना, तो आप एकदम जो ब्लू क्रेडिट है उस पर भी काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में। और जो ये जो बाकी के हैं, जैसे बकरे हैं, मुर्गे हैं, गाय है, इनसे मीथेन बहुत निकलता है इनसे। मछली से वो इशू नहीं है। मछली इन सब में सबसे सेफ है, ऑर्गेनिक है, सबसे रिच प्रोटीन सोर्स है, सबसे चीप प्रोटीन सोर्स है, कॉड लिवर ऑयल है उसमें। सबसे डिमांड सप्लाई सबसे ज्यादा है उसका। अभी सबसे बेस्ट पार्ट उसका जो फीड कन्वर्जन रेशो है, इट मींस वो कितना इंटेक करेगी बॉडी में और कितना बायोमास डेवलप करेगी। तो जनरली FCR जिसको फीड कन्वर्जन रेशो, वो 1:5 का है। मतलब 1500 ग्राम दाना खा के मछली एवरेज 1 किलो की रेडी हो जाएगी। वो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सबसे कम है, चाहे वो मुर्गे से कंपेयर कर लो, गोट से कंपेयर कर लो, पिग से कंपेयर करो, कैटल से कंपेयर करो। क्योंकि हमारे सामने, पूरी ग्लोब के सामने फूड का भी बहुत बड़ा चैलेंज है। भाई आपको पूरी ह्यूमनिटी को फूड भी तो खिलाना है। अगर मैं सारा कैटल कोई 20-20 किलो का 1 किलो दूध के अगेंस्ट खिलाता रहूंगा तो कितना फूड और कहां से लेके आऊंगा मैं। और जितने भी ये हमारे एलाइड सब्जेक्ट है, इन सब का जो फीड है वो एग्रीकल्चर के बाई प्रोडक्ट्स है। तो एग्रीकल्चर की लैंड फिक्स है,
तो हमें ऐसे सोर्स से प्रोटीन बनाना चाहिए कि भैया जो कम खा के भी बड़ा जल्दी हो जाए। तो जैसे अभी तक आप इस तरफ हैं कि भाई मैं फिश पाल के बड़ा करके बेच रहा हूँ, कभी आपने सोचा कि मैं ट्रोलर खरीद लेता हूँ और समुद्र में भी चलते हैं? उस तरह दिमाग में आइडिया आया कभी? नहीं, अभी नहीं आया। मैं अच्छा, उधर नहीं जा रहे अभी हो। तो मैं इसी पे ही एकदम फोकस हूँ कि अच्छा। कल्चर करूँ। आपका टारगेट क्या है? लाइक व्हाट इज योर ड्रीम कि इतने टन मछली मैं करूंगा तो मुझे मजा आ जाएगा? 2000 टन मछली। 2000 टन मछली। 2000 टन मछली आप पैदा करोगे? हाँ, मेरा बेंचमार्क है। हाँ, ठीक है। 2000 टन मतलब हो गए 20 लाख किलो। हाँ, 20 लाख किलो हुआ ना 2000 हाँ, टन? 2000 टन। 20 लाख किलो हो गए मछली। ठीक है, तो 20 लाख किलो मछली एक सीजन में आप पैदा करोगे। भाई दिल्ली में 1000 टन की लैंडिंग है, कम से कम 2 दिन को तो मैं दिल्ली को खिला सकूं। 8 महीने बाद। भाई साहब, लेकिन अगर आप 2000 टन एक सीजन की बात कर रहे हो, लेकिन अगर आप ऐसा कुछ करो, सीरियसली माय गॉड, इट्स सच अ ह्यूज कैलकुलेशन। ऐसा कुछ करो कि एक ही सीजन में 2 बार 2000 टन कर सकूं। आपको लैंड साइज बढ़ाना पड़ेगा या टेक्नोलॉजी के लिए और बहुत पैसे इन्फ्यूज करने पड़ेंगे। एक्चुअली टोटल गेम में उन्होंने फंड मैनेजमेंट ओनली। मछली पालने की तो एक्सपर्टीज हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 साल लगा दिए उसमें। अब टारगेट है कि हमें बड़ा प्रोजेक्ट करना है, तो फंड उसके लिए सबसे ज्यादा चाहिए। और जो फंड है, एंटरप्रेन्योर्स के सामने सबसे बड़ा चैलेंज एक फंड का चैलेंज है। जीएसटी भी जाता है उसमें से? नहीं, जीएसटी एग्जेम्प्टेड है मछली। अच्छा, और जीएसटी का कोई रोल नहीं है। बेस्ट पार्ट ये है। मेरी वाइफ को मछली पालनी चाहिए थी यार, कपड़े का बिजनेस खोल के फ्रस्ट्रेट हो रही जीएसटी में। हाँ, no, ये जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। सबसे अच्छी बात ये है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके पास आया हो, बोलोगे यार क्या मछली का धंधा कर रहे हो यार, ये तो तुम मर्डर कर रहे हो मछलियों का और तुम्हारे पर पाप चढ़ जाएगा एंड ऑल दैट? नहीं, मैं तो जिंदा मछली बेचता हूँ, पाप का भागी नहीं हूँ। तब भी मतलब पाप इनडायरेक्ट में आ रहा है। आ तो रही है। देखो, वो तो क्या है कि मैं बहुत सारे फार्म्स घूमता रहता हूँ, बहुत सारी ट्रेनिंग एक्सपोज करता रहता हूँ। इवन मैं किसानों को पढ़ाता भी हूँ एवरी वीकेंड अपने फार्म पे। लास्ट के 4 साल में मैंने 600 यूनिक बंदे पढ़ाए हैं, आउट ऑफ विच 350 सक्सेसफुल फार्मिंग कर रहे हैं। मैंने किसान बेचारे पढ़ते नहीं है, उनके लिए यूट्यूब चैनल भी बनाया, पीवीआर एक्वा करके। इनका यूट्यूब चैनल जरूर चलाइए, क्योंकि इनके यूट्यूब में बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हो गए। राइट, तो उस पर भी मैं लोगों को एजुकेट करता रहता हूँ। तो लेकिन इस टाइप के बंदे आते हैं कि आप ये अच्छा कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे मिलने आते हैं जो अप्रिशिएट भी करते हैं। भाई मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ यार, दिल से बोल रहा हूँ आपको ये बात। थैंक्स। आई एम माई सेल्फ अ बिजनेसमैन, बट आई एम योर फैन बिकॉज I can't do what you're doing because I don't know how to do it. But if you look at me, what we do, हमारी सर्विस इंडस्ट्री है ना, सर्विस इंडस्ट्री है, दुनिया भर की चीजें हैं। आपके काम में हम पोल्यूट कर रहे हैं और आप बचा रहे हैं, ये अंतर है बहुत बड़ा। अगर आप देखोगे तो हमारा पोल्यूशन का काम है और आपका बचाने का काम है, तो वो बहुत बड़ा। तो उनको ये बोलना, जब कोई आता ना कि इतनी मछली मार रहे हो, बोलना भाई मतलब मैं पर्यावरण की भी रक्षा कर रहा हूँ। भाई प्रोटीन दे रहा हूँ ना दोस्तों, प्रोटीन चाहिए थी इंडिया को। अभी हमारा कंट्री एक पहला ऐसा बंदा है जो प्रोटीन की बात कर रहा है और खुद नहीं खाता। नहीं, मैं अरे दूसरे फॉर्मेट में प्रोटीन ले लेता हूँ ना, पनीर से, मिल्क से, उससे वो भी प्रोटीन सोर्स है। ये देखिए, इसे हिपोक्रेसी कहते हैं। नहीं, उसे कहते हैं कि हलवाई अपनी मिठाई नहीं खाता। हाँ, पर एक हलवाई नहीं मिलेगा जो ऐसे इसका पेट इतना बड़ा ना हो। सारे हलवाई के पेट बड़े हो गए क्योंकि वो खाता है अपनी मिठाई। आप नहीं खाते हो, बात अलग है। नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या ऐसे वो डिसीजंस लिए? आपने कहा बहुत मनी इन्फ्यूज करा है, तो करंट सरकार ने ऐसे क्या निर्णय लिए जिससे फिश फार्मिंग वाले लोग खुश हैं? वो एक तो उन्होंने क्या कि जो योजनाएं चलाई, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये 5 साल के लिए 20,000 करोड़ की योजना है। ठीक है, 20 से 25 तक उसको एक्सटेंड भी कर दिया अभी 2 इयर्स के लिए। अभी रिसेंटली 6,000 करोड़ और इन्फ्यूज कर दिए उसी योजना में। अच्छा, आपको कैसे मिलते हैं उसके पैसे? वो प्रोसेस क्या है कि आपको कैसे, आप तक कैसे पहुंचता है, फार्मर तक कैसे पहुंचते हो पैसे? फार्मर को क्या करना चाहिए, उसे अपने डिस्ट्रिक्ट में ऐसी, मतलब दिस इज द टोटल योजना कॉस्ट। 100 योजनाएं हैं। कोई बंदा पॉन्ड फार्मिंग कर रहा है, कोई बंदा फीड यूनिट लगा रहा है, कोई टेक्नोलॉजी के लिए आरएस लगा रहा है, बायोफ्लोक लगा रहा है, कोई ऑर्नामेंटल का काम कर रहा है। ऐसी काउंट करें तो मोर देन 100 योजनाएं हैं। राइट, तो एक बंदे को अपना पहले डिसाइड कर लेना चाहिए उसे किस योजना में अप्लाई करना है। उस योजना की यूनिट कॉस्ट है, वो पूरा एक प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट का। वो गवर्नमेंट वेबसाइट पे, नेशनल फिशरी डेवलपमेंट वेबसाइट पे, स्टेट हर की वेबसाइट पे मिल जाएगा। उसे डिसाइड करके सबसे पहले फिशरी ऑफिस, जो पूरे इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट में विकास भवन में होता है, वहां पे जाके फिशरी ऑफिसर से मिले। वो फिशरी इंस्पेक्टर हो, सीनियर इंस्पेक्टर हो या असिस्टेंट डायरेक्टर हो, तो उसे बताए उसे अप्लाई करना है, तो वो अप्लाई करेगा। तो हर स्टेट्स अपने एओपी प्लान, एनुअल ऑपरेशन प्लान सबमिट करते हैं भारत सरकार को। भारत सरकार उसके अगेंस्ट उनको फंड रिलीज करता है।
तो जो योजना है उसमें क्या है कि आपको सब्सिडी है 60% 40%, और जो 60% लेट्स एग्जांपल फीमेल और SC/ST के लिए है, 40% मेल के लिए है। तो अगर आप फीमेल को अप्लाई कर रही है जो उसे 60% सब्सिडी मिलेगी। सब्सिडी मतलब क्या? वो आपको ग्रांट दे रही है सरकार काम करने के लिए। तो 1 करोड़ रुपए मुझे मिला तो 60 लाख वापस नहीं करना मुझे? नहीं, वापस नहीं करना, बट 1 करोड़ मिलता नहीं है, वो योजनाएं छोटी होती है। लेट्स एग्जांपल 10 लाख की योजना है तो उसमें 6 लाख रुपए आपको मिलेगा। उस 6 लाख का बाइफर्केशन क्या है, 60% भारत सरकार देगी और 40% स्टेट सरकार देगी आपको, और 40% आपको अपना लगाना है उसमें। तो 10 लाख की योजना में 4 लाख अपनी जेब से खर्च करूंगा मैं, 6 लाख आपको सरकार देगी। उसमें 6 लाख में 60% मतलब 360 भारत सरकार, 240 स्टेट सरकार, तो आपको 10 लाख पूरे मिल जाएंगे। और सब्सिडी हमेशा बैक एंड होगी, पहले आप अपने 4 लाख लगाओगे, 4 लाख का पार्ट लगाओगे 50%, तो सरकार आपको दे देगी। 4 लाख लगाओगे मतलब क्या करना पड़ेगा मुझे? मतलब जो भी आप लेट्स एग्जांपल हमने तालाब का प्रोजेक्ट लिया, तालाब का प्रोजेक्ट सरकार ने 11 लाख उसकी कॉस्ट डिफाइन करी है कि 7 लाख में आप बनाओ 1 हेक्टेयर का प्रोजेक्ट और 4 लाख में मछली पालो। तो उसमें जैसे आप डिगिंग कर लोगे, बोरवेल कर लोगे, पानी भर लोगे, तो सरकार अपना शेयर रिलीज कर देगी। फिर आप उसे छोटी मछलियां देना पड़ेगा जाके नहीं, उसके जियो टैगिंग फोटो खींचेंगे, ऑफिसर आपके फार्म पे आएंगे, आप उसके GST के बिल दोगे उन्हें। आपने कंस्ट्रक्शन कराया है ना, डेवलपमेंट कराया, तो वो बिल सबमिट करोगे, वो वेरीफाई होंगे। और आज की डेट में तो गूगल मैप्स भी लगते हैं कि पहले प्री लैंड थी, अब यहाँ पानी फिल हो गया है, राइट। और वो आपको 10 साल चलाना है, ये कंडीशन है। तो आप अगर 10 साल नहीं चलाओगे तो आपको 12% से वापस भी करना है सरकार को। अच्छा, वो ले लेगी सरकार। अच्छा, राइट। तो ये योजना ये मोदी जी लेके आए, तो इससे क्या होगी, हमारा प्रोडक्शन एनहांस हुआ। अभी जो 6000 करोड़ नए ऐड करें इसी योजना में, उससे लोग बाग वैल्यू ऐड करें, मछली को प्रोसेस करें, आप कियोस्क बनाएं, शॉप्स खोलें, एंटरप्राइज यूनिट खोलें, क्योंकि एंटरप्रेन्योर और एंटरप्राइज का बड़ा तगड़ा कॉम्बिनेशन है, राइट। तो वो सब ये इस योजना में ये करें। तो मोदी सरकार बड़ा फोकस कर रही है कि लोग बाग प्रोडक्शन बढ़ाएं, क्योंकि किसानों की इनकम, अगर मैं एक एकड़ के शुगर केन से 1 एकड़ की मछली कंपेयर करूं, आप शुगर केन कर रहे हैं 1 एकड़ में, तो हार्डली आप 50,000 प्रॉफिट बना पाएंगे मैक्सिमम। वो पैसे भी आपको शुगर मिल दूसरे साल देगी। हाँ, बिल्कुल, राइट। आप उसी 1 एकड़ में मछली पालन करते हैं, एग्री कि यहाँ पे इनपुट कॉस्ट ज्यादा है कंपैरिजन टू शुगर केन, बट प्रॉफिट भी 3 टाइम्स है। आप उसी लैंड से 3 गुना प्रॉफिट कमा रहे हैं। जो किसान जैसे चलिए मान लेते हैं मेरे पास 10 एकड़ की जमीन है, या 1 एकड़ से शुरू करते हैं, और मैं 3 सीजन वाली वो नहीं लगाते हैं लोग, गेहूं लगा दिया और 2 ही क्रॉप निकाल पाते हैं ज्यादातर। हाँ, तो उसमें भी तो बहुत कम पैसे आते हैं, बेचोगे तो मैंने तो जो सबसे कैश रिच क्रॉप है उसकी कैलकुलेशन आपको बताई है, बाकी क्रॉप में से तो और भी कम है प्रॉफिट। तो अगर शुगर केन में 50,000 आ रहे हैं, यहाँ पे 1.5 लाख आ रहे हैं, मेहनत आप 1/10 कम कर रहे हो। यहाँ पे मेहनत क्या है, आपको फार्म पे जाना है, और मछली तो आपको देख के तो खाना खाती नहीं है, आपकी मॉनिटरिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, फिजिकल प्रेजेंस नहीं चाहिए। आप अपने घर से कैमरे से मॉनिटर कर लीजिए, हफ्ते में 2 दिन अपने फार्म पे चले जाइए, बट आपको सब डूज डोंट्स पता होने चाहिए। मेरा फीड कितना रिमेनिंग बचा है, वाटर पैरामीटर कैसे चल रहे हैं, सैंपलिंग कब करनी है, तो बहुत तेज नजर होनी चाहिए। एग्जैक्टली भाई, आपका लाइव स्टॉक है ना, वो सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो आपको सावधान रहना है। आप कैसे मैनेज करते हो, इतने सारे हैं आपके, कैसे? मेरी 2 ही लोकेशन पे फार्म है, अभी 3रा लोकेशन मैंने स्टार्ट किया है। तो मैंने क्या किया कि 1000 एकड़ वाला ही कहाँ पे है आपका? ये लखनऊ के पास में है, बहराइच में, राइट। तो मैंने क्या कि जो मेरी टीम है ना, उसको डिसेंट्रलाइज कर दी अपनी पावर्स, सबको बता दिया उनका क्या रही है। मोदी जी को फॉलो नहीं कर रहे हैं आप अभी, डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, इसका मतलब। हाँ बिल्कुल, सेंट्रलाइज करके तो आप अकेले क्या क्या करोगे आप? आप अकेले क्या क्या, कुछ नहीं भाई, आपके पास भी तो 10 घंटे है ना, तो आपने सबको क्या दे दिया, ये काम उसको करना है। तो मेरी एक प्रोजेक्ट टीम है, वो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट देखेगी, एक कल्चर देखेगी, एक सेल देखेगी। मैं जनरली फीड और फंड मैनेजमेंट मेजर मेरा वो काम है, क्योंकि सबसे ज्यादा वहीं पे टफ जॉब है। अब मैं भी पूछना चाह रहा था कि मतलब हाउ डू यू मैनेज इट, लाइक डू यू ब्रिंग समबडी एल्सेस फंड? हाँ एग्जैक्टली, बैंक से अगर रिक्वायर्ड होता है फिर बैंक से फंड रेज करता हूँ मैं, बैंक से लोन लेता हूँ, राइट। तो बैंक आपका वो प्रोजेक्ट देखती है कि 1000 एकड़ प्रोजेक्ट फंडिंग कर देता है, बैंक कोलेटरल मांगता है। अगर अभी कोलेटरल नहीं मांगेगा तो सरकारी जमीन रख लेना, कोई बात नहीं, वो तो नहीं, एग्रीकल्चर लैंड को भी बैंक कोलेटरल नहीं मानता, तो वो उसको आपका कोई मतलब कमर्शियल फ्लैट या शॉप वगैरह चाहिए। तो अभी आई एम लुकिंग आल्सो फॉर गुड इन्वेस्टर्स फॉर माई 1000 एकड़ लैंड, तो उस पे अच्छे इन्वेस्टर्स की मेरी को भी तलाश है कि अच्छा प्रोजेक्ट करा।
ये थे हमारे रजनीश भाई, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग इनका रहा मेरे साथ ये बातचीत। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।